दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एसपीटी एक्ट संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे आपके जेपीएससी पेपर 2 में 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। और दोस्तों निश्चिंत रहे, इसी वीडियो से आपके 5 प्रश्न, वो जो 5 प्रश्न है वो बन जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर हमारा पहला सवाल कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था कब। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था 1949 में। कब? 1949 में। दोस्तों संथाल परगना क्षेत्र के भूस्वामियों और रैयतों के हितों में ध्यान रखते हुए तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा 1937 में, कब? 1937 में संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, यहाँ से याद रखेंगे कि संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया गया था, तो 1937 में। ठीक है दोस्तों, इसी कमेटी की सिफारिश पर वर्ष 1949 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। दोस्तों हमारा अगला जो सवाल कहता है, ये कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था कब। तो दोस्तों ये 1 अप्रैल 1949 को लागू हुआ था। ठीक है, ये तो हमें सभी को पता है कि 1937 में गठित संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर 1949 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। लेकिन कब पारित किया गया, कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 1949 से यह संथाल परगना क्षेत्र में लागू हो गया। दोस्तों अब हमारा अगला सवाल कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय एवं धाराएं हैं। तो दोस्तों इसमें जो है कुल 8 अध्याय एवं 72 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 8 अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं? 72 धाराएं। ठीक है दोस्तों, संथाल परगना क्षेत्र के भूस्वामियों और रैयतों काश्तकारी के हितों को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 की सिफारिश पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 पारित किया गया। इस अधिनियम में कुल 8 अध्याय है और कितने धाराएं हैं? 72 धाराएं हैं। दोस्तों हमारा अगला जो सवाल कहता है, ये कहता है कि सर्वप्रथम संथाल परगना जिले का गठन कब किया गया था। तो 1885 में संथाल परगना जिले का गठन किया गया था। कब? 1885 ईस्वी में संथाल परगना जिले का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, संथाल परगना जिले का गठन सर्वप्रथम 1885 में किया गया था। इसके अंतर्गत जो है भागलपुर एवं वीरभूम जिले के हिस्से को भी सम्मिलित किए गए थे। इस क्षेत्र का जो पुराना नाम था, ये क्या था? जंगल तरी ट्रैक था। इस क्षेत्रीय भूभाग में मुख्यतः जनजाति ही निवास करते थे। जंगल तरी ट्रैक को ही दामिनेको के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जंगल तरी ट्रैक को किस नाम से जाना जाता है? यह संथाल परगना जो क्षेत्र है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दामिनेको के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम पहले जंगल तरी ट्रैक भी कहते थे। ठीक है, इसे प्राचीन काल में अगर आपसे पूछे तो प्राचीन काल में इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था नरीखंड। क्या था? नरीखंड। ठीक है, इस क्षेत्र के मूल निवासी कौन सी जनजाति थे? तो इस क्षेत्र के मूल निवासी जो थे ये पहाड़ी जनजाति थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस क्षेत्र का मूल निवासी कौन था? तो इस क्षेत्र का मूल निवासी था पहाड़िया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो सवाल कहता है, ये कहता है कि संथाल परगना क्षेत्र में पहला जो रैयती कानून था ये कब पारित किया गया। तो दोस्तों 1872 ईस्वी में संथाल परगना क्षेत्र में पहला रैयती कानून पारित किया गया। ठीक है दोस्तों, संथाल परगना क्षेत्र में 1872 में संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया था। इसी क्षेत्र में यह पहला काश्तकारी कानून था। चलिए अब अगला सवाल कहता है कि वर्तमान में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में शामिल जिलों की संख्या कितनी है। तो इनमें जो है 6 जिले हैं। कितने जिले हैं दोस्तों? 6 जिले। ये कौन कौन से जिले हैं? ये है देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज और पाकुड़। कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज और पाकुड़। ठीक है दोस्तों, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 झारखंड राज्य के 5 प्रमंडलों में से एक है। ठीक है, कितने प्रमंडलों में से एक है? 5 प्रमंडलों में से एक है। संथाल परगना क्षेत्र में लागू होता है। तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो ये कौन सा क्षेत्र में विशेषकर लागू होता है? तो ये संथाल परगना क्षेत्र में ही लागू होता है, जिसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। तो ये कौन कौन से? देवघर है, दुमका है, गोड्डा है, जामताड़ा है, साहेबगंज और पाकुड़ है। चलिए अब अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों गिरिडीह में जो है ये लागू नहीं होता है। ठीक है, बाद बाकी देखें तो दुमका भी लागू होता है, गोड्डा में लागू होता है और जामताड़ा में भी लागू होता है, लेकिन गिरिडीह में लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की जो है धारा 1 में ये कहा गया है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 समस्त संथाल परगना प्रमंडल में लागू होगा। संथाल परगना के अंतर्गत आने वाले सभी 6 जिले
दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ है। अतः गिरिडीह जिला जो है यह अधिनियम, इसमें जो है अधिनियम लागू नहीं होता है, क्योंकि गिरिडीह जिला जो है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का हिस्सा है। अतः यहाँ पर कौन सा जो काश्तकारी अधिनियम लागू होता है, तो ये छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू होता है। चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में परिभाषाएं दी गई है। ठीक है, तो किस धारा में जो है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में परिभाषा दी गई है, तो धारा 4 में जो है परिभाषा दी गई है। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 4 के अंतर्गत अधिनियम में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों की अधिनियम में प्रयुक्त, ठीक है, अधिनियम में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों की परिभाषाएं दी गई है। कहां पर, तो एसपीटी एक्ट 1949 के धारा 4 के अंतर्गत। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में दी गई कृषि वर्ष की परिभाषा से आपका क्या तात्पर्य है। दोस्तों, यहाँ पर तात्पर्य है कि जहाँ बंगला साल चलता है वहीं प्रथम बैसाख से प्रारंभ होने वाला समय, ठीक है, और जहाँ फसली साल चलता है वहाँ प्रथम आश्विन से प्रारंभ होने वाला समय, ठीक है, और जहाँ कृषि प्रयोजन के लिए कोई अन्य वर्ष चलता है वहाँ उसी वर्ष से। तो जो वर्ष जिस इलाके में चलता है उसी वर्ष से जो है कृषि वर्ष जो है प्रारंभ होती है, या कृषि वर्ष उन्हें कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 4 के 2 में कृषि वर्ष से परिभाषित किए हुए कहा गया है कि इसका तात्पर्य जहां बंगला साल चलता है वहां बैसाख महीने के पहले दिन से प्रारंभ होता है कृषि वर्ष। ठीक है, अगर बात करें तो जहां फसली साल चलता है वहां अश्विन मास के पहले दिन से प्रारंभ होने वाला वर्ष है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो दोस्तों फिर कहता है कि जहां कृषि प्रयोजनों के लिए कोई अन्य वर्ष चलता है वहां उसी वर्ष से प्रारंभ होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 4 के 2 में कृषि वर्ष को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया कि जहां बंगला साल चलता है वहां बैसाख महीने के पहले दिन से प्रारंभ होने वाला वर्ष ही कृषि वर्ष है। और फिर कहता है कि जहां फसली साल चलता है वहां अश्विन मास के पहले दिन से ही प्रारंभ होने वाला वर्ष है, तथा जहां कृषि प्रयोजनों के लिए कोई अन्य वर्ष चलता है तो वहां उसी वर्ष से स्टार्ट होगा कृषि वर्ष। दोस्तों, अब हमारा अगला जो सवाल कहता है, ये कहता है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 4 में दी गई परिभाषा के अनुसार खास ग्राम से तात्पर्य किसी ऐसे ग्राम से है दोस्तों जहां पर ना तो मूल रैयत हो और ना ही उस समय के लिए कोई ग्राम मुखिया हो। ठीक है, उसे हम क्या समझते हैं, उसे हम खास ग्राम समझते हैं। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 4 में दी गई परिभाषा के अनुसार खास ग्राम से तात्पर्य किसी ऐसे ग्राम से है जहां ना तो मूल रैयत हो और ना ही उस समय के लिए कोई ग्राम प्रमुख हो या मुखिया हो। दोस्तों, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 4 में अधिनियम में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों को परिभाषित किया गया है। ठीक है, यहाँ खास ग्राम से तात्पर्य किसी ऐसे ग्राम से है जहाँ ना तो मूल रैयत हो ना ही उस समय के लिए कोई ग्राम प्रमुख हो। यहाँ इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि ग्राम में पहले मूल रैयत अथवा ग्राम प्रमुख था या नहीं। दोस्तों, हमारा अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि संथाल परगना झारखंड राज्य के किस भाग में स्थित है। तो दोस्तों, ये जो है पूर्वोत्तर में स्थित है। किस क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, किस भाग में स्थित है, तो ये पूर्वोत्तर भाग में झारखंड के स्थित है। ठीक है, संथाल परगना झारखंड राज्य के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे कहता है कि नीचे दिए गए कथनों में से बताइए कि कौन सा कथन जो है ये सत्य है। ठीक है, पहला कथन क्या कहता है कि रैयत से तात्पर्य जमींदार से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसने स्वयं अथवा अपने पारिवारिक सदस्यों अथवा भाड़े के मजदूरों द्वारा जोतने के लिए भू धारण करने का अधिकार प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये कथन भी हमारा सही है। ठीक है, फिर कहता है कि ग्राम प्रमुख भी अपनी निजी जोत का रैयत समझा जाएगा। ठीक है, ग्राम प्रमुख भी अपनी निजी जोत का रैयत समझा जाएगा। तो दोस्तों, ये दोनों ही कथन सत्य हैं। दोस्तों, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 4 में रैयत को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि रैयत से आशय जमींदार से भिन्न ऐसे व्यक्ति से है जिसने स्वयं अथवा अपने पारिवारिक सदस्यों अथवा भाड़े के मजदूरों द्वारा जोतने के लिए भू धारण करने का अधिकार प्राप्त किया है। ठीक है, रैयत के अंतर्गत ऐसा अधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का उत्तराधिकारी भी सम्मिलित है। इस परिभाषा में दी गई व्याख्या के अनुसार ग्राम प्रमुख भी अपनी निजी जोत का रैयत समझा जाएगा। कौन? ग्राम प्रमुख भी। ठीक है, ग्राम प्रमुख भी अपनी निजी जोत का रैयत समझा जाएगा। दोस्तों, जो हमारा अगला सवाल कहता है कि ऐसी जोत जिसका रैयत बिना उत्तराधिकार छोड़े मरा है
क्या कहलाता है, तो उसे हम खाली जोत कहते हैं। याद रखेंगे, ऐसी जोत जिसका रैयत बिना उत्तराधिकार छोड़े मरा है, ठीक है, ऐसा जोत जिसका रैयत बिना उत्तराधिकारी छोड़े मरा है, तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, खाली जोत कहते हैं। क्या, कौन सा जोत कहते हैं, खाली जोत, ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 4 के 19 में, ठीक है, खाली जोत को परिभाषित करते हुए कहा गया है, खाली जोत से तात्पर्य परित्यक्त जोत अथवा ऐसी जोत से है जिसका रैयत बिना उत्तराधिकारी छोड़े मरा है। चलिए अब हमारा अगला सवाल कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत किसी जिला के सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी किसे कहा जाता है, तो उपायुक्त को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, किसे, डिप्टी कमिश्नर को, ठीक है। दोस्तों संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत संथाल परगना क्षेत्र में आने वाले सभी 6 जिलों देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ व साहेबगंज के प्रशासनिक प्रमुख को डिप्टी कमिश्नर अर्थात उपायुक्त कहा जाता है, ठीक है। उपायुक्त इन जिलों का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, जबकि कमिश्नर प्रमंडल स्तर का अधिकारी होता है, ठीक है। अगर हम कमिश्नर की बात करें तो ये प्रमंडल स्तर का अधिकारी होता है, लेकिन अगर सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी की बात करें तो ये डिप्टी कमिश्नर या उपायुक्त ही होता है, ठीक है। किसके तहत, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत ग्राम प्रधान की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान जो है ये किस अध्याय में, तो ये अध्याय 2 में है, ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत ग्राम प्रधान की नियुक्ति से संबंधित जितने भी प्रावधान किए गए ये अध्याय 2 में किए गए हैं, ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 2 धारा 5 के अंतर्गत ग्राम प्रधान की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है। चलिए अब हमारा अगला सवाल कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 3 में दिए गए प्रावधान संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ठीक है। अध्याय 3 में जो प्रावधान दिया गया है एसपीटी एक्ट 1949 में, तो वो किससे संबंधित है, तो दोस्तों वो जो है रैयत से संबंधित है। किससे संबंधित है, रैयत से, ठीक है। दोस्तों इस अधिनियम में, ठीक है, इस अधिनियम में अध्याय 3 में धारा 12 से 26 तक, कितने तक दोस्तों, धारा 12 से 26 तक रैयत व उनकी विभिन्न प्रकार के अधिकारों से संबंधित प्रावधान जो है उल्लेखित है। तो किस धारा में है, तो ये धारा 3 में है। क्या है, तो रैयतों के बारे में प्रावधान दिया गया है। चलिए अब अगला सवाल कहता है कि लगान से संबंधित प्रावधान संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस अध्याय में वर्णित है, दोस्तों ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है अध्याय 5। लगान से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं ये संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 5 में वर्णित है, ठीक है। दोस्तों संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 5 में धारा 43 से 52 तक लगान से संबंधित विभिन्न प्रावधान जैसे लगान का निर्धारण, इसकी वसूली, भुगतान, लगान की दर में कमी व वृद्धि तथा इसकी रीतियाँ आदि शामिल किए गए हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित जितने भी प्रावधान है ये किस अध्याय में वर्णित है या किस धारा में वर्णित है, ठीक है। दोस्तों संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित जितने भी प्रावधान वर्णित है ये आपके अध्याय 7 में वर्णित है। किस अध्याय में वर्णित है, अध्याय 7 में, ठीक है। न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 7 में धारा 54 से 63 तक वर्णित है, ठीक है। किस धारा से वर्णित है, तो धारा 54 से 63 तक वर्णित है, ठीक है। न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित जितने भी प्रावधान है ये संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 7 में धारा 54 से 63 तक वर्णित है। न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत लगान वसूली से संबंधित मुकदमे, विभिन्न प्रकार के आदेश के विरुद्ध अपील, दूसरी अपील, पुनरीक्षण व पुनर्विलोकन आदि से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित जितने भी प्रावधान है ये संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 7 में धारा 54 से 63 तक वर्णित है। न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत लगान वसूली से संबंधित मुकदमे, ठीक है, मुकदमे, विभिन्न प्रकार के आदेश के विरुद्ध अपील, दूसरी अपील, सेकेंड अपील, पुनरीक्षण व पुनर्विलोकन आदि से संबंधित जितने भी प्रावधान है ये एसपीटी एक्ट 1949 के अध्याय 7 के धारा 54 से 63 तक उल्लेखित है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत ग्राम प्रधान की नियुक्ति से संबंधित जितने भी प्रावधान है ये किस धारा में दिए गए हैं, तो दोस्तों ये धारा 5 में दिए गए हैं, ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत ग्राम प्रधान की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान जो दिए गए हैं ये किस धारा में दिए गए, तो ये धारा 5 में दिए गए हैं, ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 के अंतर्गत ग्राम प्रधान की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल जो कहता है
ये कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा? तो डिप्टी कमिश्नर या उपायुक्त के द्वारा की जाती है। ठीक है, एसपीटी एक्ट के 1949 की धारा 5 में ग्राम प्रधान की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। धारा 5 के अनुसार किसी खास ग्राम या जमींदार के आवेदन पत्र देने पर कम से कम 2/3 रैयतों की सहमति से, ठीक है, कितने? तो कम से कम 2/3 रैयतों की सहमति से उपायुक्त विनिहित रीति से ग्राम प्रधान की नियुक्ति करता है। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर चलते हैं। कहते हैं कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत ग्राम प्रधान के पद के संबंध में क्या जो है असत्य है या जिसे हम बोलते हैं झूठा है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर गो में ये कहा गया है कि ग्राम प्रधान का पद जो है हस्तांतरणीय है, तो ये जो है गलत है, जबकि ये अहस्तांतरणीय है। ठीक है, अगर हम पहले बात करें पहले ऑप्शन की, तो कहता है कि ग्राम प्रधान से संबंधित प्रावधान अध्याय 2 में वर्णित है, जो कि सही है। फिर कहता है कि धारा 5 में ग्राम प्रधान की नियुक्ति उपायुक्त के द्वारा किए जाने का उल्लेखित है। ठीक है, तो कैसे दोस्तों? तो धारा 5 के अनुसार कहा गया किसी खास ग्राम या जमींदार के आवेदन पत्र देने पर कम से कम 2/3 रैयतों की समिति से उपयुक्त विनिहित रीति से ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा। फिर क्या कहता है? कहते हैं ग्राम प्रधान को अपना पद जो है पदांतरण का कोई अधिकार नहीं होगा, ये भी सही है। ठीक है, तो लेकिन कहता है कि गो नंबर कि ग्राम प्रधान का जो पद है ये हस्तांतरणीय है, तो ये गलत है। ठीक है, अधिनियम 1949 की धारा 9 में उल्लेखित है कि किसी ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा, अर्थात यह अहस्तांतरणीय है। अन्य सभी कथन जो है ये सत्य है। दोस्तों ये आज का हमारा आखिरी सवाल कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 12 में रैयतों को वर्गीकृत किया गया है। कितने? तो 3 वर्गों में रैयतों को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 12 में रैयतों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पहला निवासी जमावती। ठीक है, पहला क्या है? निवासी जमाबंदी रैयत, अर्थात जो गांव में रहते हैं या जिसका पारिवारिक आवास उस गांव में है जहां वे अभिलिखित है। दूसरा गैर निवासी जमाबंदी रैयत है। और तीसरा जो है यह नए रैयत, अर्थात वे व्यक्ति जो नए रैयत के रूप में अभिलिखित है। दोस्तों अब जो है एसपीटी एक्ट में जितने भी प्रश्न बाकी है मैं उसे अगले वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए चलता हूं दोस्तों। हो सके तो मैं आज ही एसपीटी एक्ट को कंप्लीट करा दूं। ठीक है दोस्तों, मुझे उन सभी लोगों से मतलब ये एक अपील है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 70% ऐसे भी लोग हैं जो हमारे वीडियो को तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।